लास्ट टाइम यूआईटिस पे बात हुई थी। यूआईटिस क्या चीज़ होती है? यूएल की कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं? आयरस सिलिवरी बॉडी एंड क्लोराइड, ठीक है। और अगर एंटीरियोटिस की बात करें तो आयरस एंड इंटर पार्ट ऑफ सिलिवरी बॉडी कहते हैं। इंटरमीडिएट यूआईटिस की बात करें तो उसमें क्या चीज़ें हो रही थी? उसमें सिलिवरी बॉडी हो रही थी और विट्रस इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है। और पोस्टीरियर यूआईटिस की बात करें तो उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा था? उसमें क्लोराइड इन्वॉल्व हो रहा था, रेटिना, वेसल्स, ठीक है। दो द रेटिना एंड वेसल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूआईटिस एंड विट्रस इज आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ, मगर क्योंकि यूएल टिश्यू के उसको स्प्रेड कर जाती है। तो अगर कोई हमें क्या पता कि ये यूएल ट्रैक की है या रेटिना की है, वेसल्स की है, तो अगर रेटिनाइटिस है और तो उसको भी हम वेस्कुलाइटिस, उसको या वेस्कुलाइटिस है, वेसल्स की है, वेसल्स की चीज़ें वगैरह मिल रही है, तो उसको भी हम पोस्टीरियर यूआईटिस कह रहे हैं। Although if there is some signs of inflammation on the vitreous and ciliary body, तो उसको हम इंटरमीडिएट यूआईटिस बोलते हैं, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन हमने की थी क्रोनिक और एक्यूट का डिफरेंशिएट और रिकरेंट का हमने किया था कि क्या है कि अगर ड्रग किसी पेशेंट की स्टॉप कर देते हैं, इफ द डिजीज कीप कमिंग बिफोर 3 months, वी कॉल इट क्रोनिक, ठीक है। कोई डिजीज है अभी चल रही है, विद इन स्पेन ऑफ बिफोर द स्पेन ऑफ 3 months अगर अगेन एंड अगेन एंड अगेन 3 months का ब्रेक न दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक बोल रहे हैं। याद है? कोई गो थ्रू कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अगर कोई किसी को डिजीज हो और जो स्पेन हो, जो मतलब कि विदाउट डिजीज जो पीरियड हो वो मोर देन 3 months हो, तो उसको हम क्या बोल रहे थे? उसको रिकरेंट बोल रहे थे। और विद इन 3 months अगर वो वापस आ रही थी तो उसको क्या बोल रहे थे? एक पेशेंट है आज, उसकी ड्रग मैंने बंद कर दी, ठीक है। उसकी अगर डिजीज जो है वो कंट्रोल्ड है विदाउट ड्रग, 3 months गुजर गए, 4 months गुजर गए, 1 साल गुजर गया, फिर अगर हुई तो उसको क्या बोलेंगे? अच्छा, अगर एक पेशेंट है उसकी जो डिजीज है वो ड्रग्स मैंने बंद कर दी, पेशेंट quite very clear, nothing, no any disease. If that disease coming back within the 3 months, जैसे 2 months में आ गई, 1 week में आ गई, 10 दिन में आ गई, मतलब less than 3 months हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोनिक, उसको हम क्रोनिक बोलेंगे, ठीक है। अक्यूट तो स्पॉन्टेनियस जिस तरह हो इस तरह की बात, ठीक है। अब यूआईटिस थी क्या? इन्फ्लेमेशन होती क्यों है? इन्फ्लेमेशन परसिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से। लेवल ऑफ व्हाट इज इन्फ्लेमेशन, अगर कोई पूछे तो रेस्पिरेटरी रिस्पांस, बॉडी का रिस्पांस होता है। किन चीज़ों के खिलाफ बॉडी का रिस्पांस होता है? हाँ जी, इन्फ्लेमेशन जो इंड्यूस हो रही है, द बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, तो क्यों कर रही है? इन्फेक्शन की वजह से। विदाउट एनी रीजन भी हो सकता है, ठीक है। दिमाग खराब हो जाए बॉडी का कि भाई मुझे रिस्पॉन्स करना ही करना है, विदाउट एनी रीजन ट्रिगर हो जाए, ठीक है। कोई वायरल हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई हैजर्ड हो जाए, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग है। विदाउट एनीथिंग ऐसे भी हो सकता है क्या? तो ऑटोइम्यून क्या करती है कि हाँ जी, आगे बताओ। सर हमारे विदाउट एनी रीजन बनाती है, ठीक है। ऑटोइम्यून मीन्स के खुद ही ऑटोमेटिजन होती है कि जो सिस्टम अपने विदाउट एनी रीजन, ठीक है, मगर अपनी बॉडी के खिलाफ बहुत कॉमन है ऑटोइम्यून डिजीजेस, ठीक है। तो बॉडी के खिलाफ एक्ट करना शुरू कर देता है। तो उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि विदाउट एनी जो मिस्टेकली उसका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर
कंडीशन जो होती है वो ऑटोइम्यून की होती है। ऑटोइम्यून के कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर ये किसी पेशेंट को ये डिजीज होती है ऑटोइम्यून में, जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं, आर्थराइटिस होती है, सोरियाटिक है, आर्थराइटिक है, ठीक है, तो उनमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि और भी बहुत सारी कंडीशन जो ऑटोइम्यून के साथ होती है। मतलब थिंग इज कि दीज आर द कॉमन वंस यू गेट दिस टाइप ऑफ आर एनी फ्रॉम दिस लिस्ट, वो आर्थराइटिस वाले या स्किन वाले या बैशेट वाले, सार्कोइड चेस्ट वाले, वो पेशेंट को आपकी तरफ ऐसे ही रेफर कर देंगे, अरे आपको ये हो गया है, आप जाके आएंगे डॉक्टर से मुआयना करवा के। जिस तरह ट्यूबरकुलर, जिस तरह डायबिटिक रेटिनोपैथी किस तरह होती है कि इफ द पेशेंट इज प्रोलॉन्ग डायबिटिक है तो वो हमारी तरफ वैसे ही जो क्लिनिशियंस होते हैं वो हमारी तरफ वैसे ही रेफर कर देते हैं कि आफ्टर एवरी 6 मंथ या 1 ईयर के भाई आई को जाके करके आओ। इन पेशेंट में ये भी हो सकता है कि आई के सिम्टम्स हों, ठीक है, और ये चीज़ें हिडन हों, तो फिर हमें जो शक होता है कि भाई चलो तुम स्पाइन की एक्सरे करवा लो, तुम ये करवा लो, तुम ये इन्वेस्टिगेशन करवा लो, या तुम चले जाओ मेडिसिन से ओपिनियन ले लो। तो दीज आर द कंडीशंस। तो यूआइटिस इज अगेन इट्स इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन में ऑटोइम्यून हुई, ऑटोइम्यून में अगर कोई एग्जांपल्स देंगे कि कौन सी कंडीशन के साथ होता है, तो दीज आर द मोस्ट कॉमन। इन्फेक्शन की बात होती है, इन्फेक्शन में ट्यूबरकुलोसिस तो वैसे बुक्स वगैरह नहीं लिखते, बट इन अवर सिनेरियो अवर कंट्री ट्यूबरकुलोसिस इज वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादातर जो भी यूआइटिस का पेशेंट आता है तो हम उसको पहले तो करवाते हैं कि भाई जाओ जाके दुनिया क्या भी कहे आप ट्यूबरकुलोसिस की टेस्ट करवाएं अपने आप को, टेस्ट या मोनटॉक्स टेस्ट करवाओ या रैपिड टीबी टेस्ट करवा के आ जाओ हमारे पास। दूसरा होता है टॉक्सिकोलॉजी, वो भी इन्फेक्शन होता है जो विद द एनिमल कॉन्टैक्ट्स के साथ ज़्यादा होता है, जिसके पास पेटिंग कर रहे होते हैं या जो गांव में रह रहे होते हैं, तो उन लोगों को ये ज़्यादातर उन लोगों को हो रही होती है जो इस पेट के साथ। फिर तो हर्पीज जोस्टर है, वायरस है, जोस्टर वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, चिकन पॉक्स जिसमें होते हैं, या HIV या सिफिलिस, ये कंप्रोमाइज होते हैं, पेशेंट हो जाती है। तो लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर हमने किया था उसमें तो इंट्रोडक्शन था, पूरा इंट्रोडक्शन पे चल रहा था कि यूआइटिस क्या है, कौन सा प्रोटीन क्या होता है, क्या होता है, उसकी तो ब्रीफ दे दी। अब होता क्यों है, होता तो पहले बात की हमने ऑटोइम्यून होता है, दूसरी बात की कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, दीज आर द कॉमन। और क्या होता है इन्फेक्शन और ऑटोइम्यून के साथ और कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। जेन्युइन प्रॉब्लम में क्या होगा, जेन्युइन प्रॉब्लम में ये होगा कि किसी को चोट लग गई, even the trauma can trigger the inflammatory process, you all know, ठीक है, कोई ट्यूमर हो गया, सर्जरी, ठीक है, कोई आई सर्जरी, जैसे लिम्फोमा हो गया, कोई सेकेंडरी मैलिग्नेंसी हो गई, किसी और बॉडी का कोई ट्यूमर हो गया, वो भी या जो होता है जैसे ड्रग इंड्यूस भी हो सकती है, मगर उसको भी छोड़ देते हैं। तो लिम्फोमा आप कह लें, जैसे कोई ट्यूमर हो गया या इंजरी हो गई, ये आप कुछ करवाते हैं। फिर जेनेटिक भी HLA टाइपिंग अगर B27 या कोई जीन्स अगर किसी में पॉजिटिव है, अगर हम ढूंढते हैं, वंस द पेशेंट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट पेशेंट ट्रीट विद, जैसे इफ समवन कम विद इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, तो फिर हमारे लिए इट्स big question how to diagnose this patient. We have to go through so many investigations for the patient. Either it's autoimmune जो ऐसे तो नहीं हम लेबल कर देते हैं, autoimmune हम कैसे लेबल करेंगे कि autoimmune है? जब हमें कोई और चीज़ नहीं मिल रही होगी तो फिर हम जाके सोचेंगे ना कि autoimmune है या नहीं है। अदरवाइज या तो हम उसकी HLA B27 करवा के देखेंगे, ठीक है, उसकी बोन एक्सरेस करवा के देखेंगे, CT स्कैन करवा के देखेंगे, बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा, ठीक है, या तो उसकी ट्यूबरकुलोसिस ये चीज़ें ये करवा के देखेंगे, या तो फिर स्किन की वो हिस्ट्री पूछ लेंगे, ठीक है, जैसे सोरियासिस है, बैशेट है, तो इन कंडीशंस में ये स्किन डिजीज के साथ हो जाता है। तो हम वी हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ
questioning, lot of examinations, lot of तो lot of investigations फिर जाके हमें पता लग रहा होता है कि ये जो पेशेंट है ये ऑटोइम्यून है, क्या चीज़ है या किस तरीके से बहुत सारी लंबी लाइन है। तो इंसुलिन टाइपिंग हम करवाते ही हैं, ठीक है। उससे ये क्लू मिल जाता है कि ये किसी वाकई कोई इन्फेक्शन की वजह से की तरफ जा रहा है, 21 जो जीन्स है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। हम इन्वेस्टिगेट किस किस पेशेंट को करते हैं। There is a huge line of investigations, ठीक है। एक बड़ी सी लाइन है, उसको हम पूरी चीज़ें तो करवा नहीं सकते या पूरी चीज़ें तो हम करवाना भी नहीं चाहेंगे। इट्स वेरी कॉस्ट इज वेरी हाई, ठीक है। तो हर ये तो आया, ये तो नहीं है कि 30-40 जाके रिपोर्ट करवा के आओ कि कुछ निकलता है या नहीं निकलता। तो इन्फ्लेमेशन हुई, आई डिजीज देखी, हमने हिस्ट्री ली थोड़ी बहुत से, भाई कोई सेकेंडरी तो नहीं है, कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है, कोई घुटनों या लोअर बैक एक तो नहीं है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि उसको जो चीज़ हमने कर ली, हमने क्या किया कि हम उसमें करेंगे कि क्या हर पेशेंट आता है। आप पीछे जाके दोनों बैठ जाओ, इधर ये बातें नहीं करो, फोटो जाके पीछे बैठ जाओ, लोगों पर शांत हो जाए। मैं सामने बैठा हूँ, पीछे जाके बातें करें ना, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ बातें न करें, फोटो जाके पीछे चले जाओ, पीछे जाओ तो फोटो कंटिन्यू करने की वजह से। जल्दी जल्दी निकलो, भागते हो। इनको करते हैं क्या, इधर भी नहीं, पीछे जाके लास्ट में जाके बैठो, उठो निकलो इधर से। ये मैं ये to insult someone, ठीक है। मगर कोई मेरे इंसल्ट करे तो फिर मैं भी उसकी उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या। एक बड़ी सी लिस्ट है फॉर द यूएटिस, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, ठीक है। तो उसमें हम अगर किसी की एक आंख इन्वॉल्व है, ठीक है, सीवेड हम किस बेस पे जज कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने किया हुआ था, कोई रिवाइज करके आया है कि लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी। सेल्स फेलियर होते थे ना कि 1 to 5 सेल हैं, 5 to 25 सेल हैं, 25 to 40 हैं, मोर देन 50 हैं, तो 1 2 3 4 की ग्रेडिंग थी। फिर उसके पोस्टीरियर लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। दो इट्स वेरी रफ टॉपिक, यू शुड हैव रिवाइज कि आपने क्या पढ़ा था और क्या चीज़ें कि देखते चला जाएगा। फिर आप फिर क्या होगा कि काफ़ी दिनों के बाद फिर से देखोगे कुछ न्यू, अगर एग्जाम में कोई स्लाइड आ जाती है तो फिर खैर इट्स ओके। मगर ये है कि अच्छा, अगर किसी की आँख में कुछ एक में कोई इन्फ्लेमेशन मिल रही है, इन्फ्लेमेशन हमें किस तरह एंटीरियोटिस का हमें किस तरह पता लग रहा था, सेल्स फेलियर मिल रहे हैं, इसको हम देखते हैं कि अगर लो ग्रेड के सेल्स फेलियर हैं तो हम छोड़ देते हैं, हम ड्रग्स दे देते हैं। अगर कंसिस्टेंट है या क्रोनिक में जा रहा है या रिकरेंट में जा रहा है तो उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। जिसकी अगर आते ही दोनों आइज इन्वॉल्व हैं तो उसको इन्वॉल्व हैं तो हम दोनों आँखों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है उसको हमें पता भी है कि यूएटिस सीवियर है और हमें ये नहीं पता लग रहा कि इटियोलॉजी को जानने के लिए, इन्फ्लेमेशन है या नहीं है उसको जानने के लिए, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमने इन्वेस्टिगेट करना होता है, ठीक है। एक तो हर डिजीज में जो भी डिजीज होती है हमारे पास, उसमें तो जनरल इन्वेस्टिगेशंस जो ब्लड सीटी ये सब हम किसी पेशेंट की करवा लेते हैं, ठीक है। और जो ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे सिफिलिस है या ट्यूबरकुलोसिस है, पाकिस्तान में हम ये हर किसी की ये डिजीज तो हम जरूर इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। जो भी तो एक लिस्ट होती है जो बुक बताता है, एक लिस्ट होती है जो आपकी अपनी भी होती है, हम तो ट्यूबरकुलोसिस में लगा ही देते हैं। जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया है, जैसे ही कोई क्लू मिल जाएगा, हर पेशेंट की हम नहीं करवाएं तो करवा देते हैं। जैसे ब्लड सीटी ये सब तो हर किसी पेशेंट की हम करवा ही देते हैं। चेस्ट एक्सरे भी हम यहाँ इधर तो मैं ट्यूबरकुलोसिस की टेस्ट भी करवा लेता हूँ, ठीक है। तो और जो डिजीज होती हैं स्पेसिफिक जो आपको शक हो रहा हो,
कि मुंटोप करवानी है या सार्कोइडोसिस की करवानी है, ठीक है, या कोई और डिजीज है उसको रूल आउट करने के लिए करवानी है, तो उसके लिए हमें हमें हर पेशेंट के लिए स्पेसिफिक चीज़ें करवानी पड़ती है, ठीक है। तो जो भी हो उससे नहीं निकलती है तो लिस्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। पहले तो बेसिक हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, HLA हो गई, ठीक है, आई की बेसिक हो गई, जो CP हो गई, ESR हो गए। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने स्पेसिफिक जाना है, जो शक हो कि इसको भाई कह रहा है मुझे घुटनों में दर्द हो रहा है, कह रहा है कि मुझे रात को कफ होती है, कह रहा है कि मुझे कोई कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम बता रहा है, स्किन की कंडीशन बता रहा है, ठीक है, मुझे चोट से जो है वो भी मसला हो रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम ये करेंगे कि उसकी उस तरीके से स्पेसिफिक हम चीज़ें करवा लेंगे, ठीक है। जैसे CSF फ्लूइड करवा सकते हैं, CT स्कैन, MRI हेड करवा सकते हो, विट्रस बायोप्सी करवा सकते हो, ठीक है, CT स्कैन करवा सकते हो। ट्रीट किस तरह करते हैं यूआइटिस के पेशेंट को, ठीक है। क्या चीज़ होती है जो इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कौन सी होती है जो ट्रीट होती हैं? ठीक है, जबरदस्त कोर्टिकोस्टेरॉइड इज द मेनस्टर ट्रीटमेंट, ठीक है, और उसको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ भी देते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन तो क्या होता है, रेडनेस, पेन, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन से क्या हो रहा होता है कि इन्फ्लेमेशन से ये हो रहा होता है कि आपको सारी चीज़ों को स्वेलिंग होती है, पेन होता है, लॉस ऑफ मोशन होता है, रेडनेस होती है, ठीक है। उसको हम पेशेंट को एक तो जो भी हमारे पास आया, वैसे भी जिस डिजीज में वक्त तो उसको हम क्या करते हैं, उसको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ करना तो हमारा काम होता है। अनलेस देयर आर सो मेनी डिजीजेस व्हिच कैन नॉट बी ट्रीटेड अनलेस, तो उसको हम पैलिएटिव करते हैं या उसको हम एटलीस्ट पेन फ्री को करते हैं, पेशेंट कंफर्ट को करते हैं। तो ये तो पेशेंट का राइट है कि सिम्टम रिलीव करते हैं। एटलीस्ट अगर समवन हैज अ पेन, उसकी अगर लाइफ मिजरेबल है, उसको देखने में नहीं आ रहा, फोटोफोबिक है, तो उसको हम ग्लासेस पहनाएंगे, ठीक है, उसको हम आई को कंप्रेशन करवाएंगे, उसको हम कोई पेन किलर भी दे सकते हैं, ठीक है। एज यू सजेस्ट corticosteroid is the mainstay of treatment. So in uveitis also there is a steroid we commonly use. Most of the time, 80-90% we use the steroid to treat the patient with the steroid. But what is the problem with this steroid? The steroid का मसला होता क्या है? What is कैटरेक्ट जबरदस्त? If you are taking all steroid के क्या क्या side effects हो रहे होते हैं? जबरदस्त, ठीक है। So there are so many side effects of steroids. You cannot use the longer period of time. So this जो autoimmune disease है, वो तो काफ़ी दिनों तक चलती रहती हैं। उस चलने से क्या होता है कि प्रोलॉन्ग उसका कोर्स होता है, तो यू हैव टू यूज जो भी ड्रग्स आप यूज़ करती हैं तो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आपने यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो स्टेरॉइड करता क्या है कि ठीक है, तो आप होता क्या है कि जो स्टेरॉइड होते हैं वो इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को रोक देते हैं। अच्छा, अगर किसी को एंटीरियर पोर्शन का to avoid the systemic side effect of the steroids, so what we do if someone has the जो anterior uveitis कहाँ तक लिमिटेड था? anterior uveitis लिमिटेड था सीलियरी बॉडी पार्ट ऑफ सीलियरी बॉडी, ठीक है। तो उसको हम क्या दे रहे हैं? ट्रॉपिकल आई ड्रॉप। व्हाट इज द ट्रॉपिकल आई ड्रॉप? जो ड्रॉप्स की सूरत में हम आई को लगा रहे होते हैं, दीज आर द ट्रॉपिकल आई ड्रॉप। तो हमने क्या करना है, इसको सिर्फ एंटीरियर के पेशेंट को ट्रॉपिकल आई ड्रॉप देने हैं, ठीक है। माइड्रेटिक ड्रॉप्स हम क्यों देते हैं? मेट्रियासल देते हैं, ट्रोपिकेनामाइड देते हैं, एट्रोबिन देते हैं। ये हम क्यों ड्रॉप्स दे रहे होते हैं यूआइटिस के पेशेंट को? यूआइटिस में एक और जो लास्ट टाइम बात की थी कॉम्प्लिकेशन क्या हो रही थी, पोस्टीरियर व्हाट इज पोस्टीरियर साइनिक की लेंस का अटैच हो जाता है, हाँ, लेंस के साथ जो आयरस का होता है, क्योंकि पेशेंट को फोटो होता है
पेशेंट डार्क में रहता है, वैसे भी होता है कि उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, चमक जाता है। तो अगर हम कीप पेशेंट डाइटिंग, जैसे कोई ऐसी ड्रग दें जो 2-3 टाइम्स दिन में देते हैं, जैसे साइक्लोपेंटोलेट हम देते हैं, तो ये क्या करेगी कि अगर चिपक भी गया तो उसको डायलेट करेगी, अनलेस के दिस एडिशंस बिकम अ वेरी फर्म, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो व्हाट वी डू, वी स्टार्ट यूजिंग साइक्लोप्लेजिक ड्रग। तो ये कहीं रुकेगा नहीं, अगर थोड़े से एडिशंस बन भी गए, साइनिकीज बंद देगी, तो ये डायलेट हो जाएगा, फिर 3-4 घंटे के बाद फिर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, फिर हम दोबारा ड्रॉप, तो ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे। अगर ये बन गए हैं तो फिर हम एट्रोपिनाइज कर देते हैं। एट्रोपिनाइज क्या करती है, वो स्ट्रॉन्ग डायलिटेशन करती है, तो अगर टूटना होता है तो ये टूट जाते हैं, इसकी एडिशंस होते हैं। मगर साइक्लो और दूसरा इनका साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स का क्या होता है, बहुत देने का, ये पेन रिलीव करवाती है, ठीक है, सीवियर स्पाज़म होता है उसको रिलीव कर देती है। तो एक हमने जो मेथड देखा, वो मेथड क्या था कि टॉपिकल, जो स्टेरॉइड हम दे रहे थे वो तो ट्रॉपिकल थे। ट्रॉपिकल मीन्स के वही जो स्टेरॉइड हैं लोकली वो दे हम एक ड्रॉप के थ्रू दे रहे थे। अगर इट्स इंटरमीडिएट यूआइटिस या पोस्टीरियर यूआइटिस, तो उसके और मोड क्या चीज़ें हम और किस तरीके से दे सकते हैं, या तो टीनोन इंजेक्शन देते हैं, इधर टीनोन के पीछे इसके पीछे लगा देते हैं, जैसे एजिक दवा के नीचे टीनोन के पीछे लगा देते हैं, तो इधर रहेगी तो वो पोस्टीरियर पोर्शन को कर लेगी। या तो हम क्या करेंगे कि आई के अंदर, विट्रस के अंदर ही इंजेक्ट कर देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो इसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और एक मेथड होता है, चलो ये तो लोकल हो गए, अगर प्रॉब्लम है, अगर किसी पेशेंट को हमने चेक किया कि भाई या तो सीवियर है, ठीक है, आई के इंजेक्शन और ड्रॉपिंग से काम नहीं चल रहा है, या तो बायोलेटरल है, ठीक है। यूनिलेटरल एक में एंटी इन्फ्लेमेशन है, तो हमने क्या किया कि ड्रॉपिंग ही कर दी रेड सिंड्रोम, ठीक है। अगर बायोलेटरल है, सीवियर है, तो हम क्या करेंगे कि उसको टैबलेट्स ओरल फॉर्म में दे सकते हैं। अगर बहुत ही सीवियर है तो हम उसको आईवी भी दे सकते हैं। मतलब थिंग इसके बस ओरल तक ही हम लोग तो चलते हैं, ठीक है। आईवी तो पता नहीं कौन से तब कंडीशन की मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। तो हमारी जो प्रेफरेंस होती है, क्योंकि दिस पेशेंट्स इन्फेक्शंस भी होते हैं, पैरा इन्फेक्शंस होते हैं, इनमें ट्यूबरकुलोसिस होती है, तो स्ट्रेट अवे वी कैन नॉट गिव द स्टेरॉइड। हम नहीं दे सकते हैं कि भाई सिस्टमिक स्टेरॉइड दे दें, क्योंकि यहाँ पेशेंट डायबिटिक है, तो वी हैव टू गो टू द फर्स्ट कि उसको इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह होती है, फिर हम उसको स्टेरॉइड दे देते हैं, या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चल रहे होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लोकल मोड जो है, जो आई में हम लोकली, जैसे रेट्रो है, वेट्रस की इंजेक्शन सेंट्रल है, या उसको ड्रॉपिंग वगैरह करवा के फिर ही दे रहे होते हैं। और उन जिस तरह आप लोगों ने कहा कि स्टेरॉइड हम वी कैन नॉट यूज स्टेरॉइड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देयर आर स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स, ठीक है। उससे क्या हो रहा होता है कि इससे हम इनके साइड इफेक्ट्स कम है। स्टेरॉइड से फिर किसी ने कहा कि ग्लाकोमा भी होता है, किसी ने कहा कैटरेक्ट होता है, किसी ने कहा बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, किसी ने कहा कि ओबेसिटी हो जाती है, किसी ने कहा कि डायबिटीज को बढ़ा सकती है, किसी ने कहा कि इन्फेक्शंस को क्लियर करते हैं। देयर आर सो मेनी problems. For the shorter period of time you can use this drug, but if you are using for the longer period of time, definitely you will suffer from a lot of problems. मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होते ही होते हैं स्टूडेंट में, तो हम इसको स्पेयर करने की कोशिश करते हैं कि एज़ाथाइप्रिल के साथ माइक्रोफिनोलेट मॉक्सिल के साथ साइक्लोस्पोरिन या मॉडिफाइड जो भी ड्रग्स होती हैं, इनके साथ हम क्या कर देते हैं कि इसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद द टाइम। 1 साल 2 साल 3 साल तो डेफिनेटली पेशेंट को प्रॉब्लम हो ही हो जाते हैं। तो दिस इज विद दिस के डिजीज हो रही होती हैं, उससे उसको जो भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, या वंस द डिजीज कंट्रोल हुई तो हम छोड़ देते हैं। अगर बार बार हो रही क्रॉनिक है या रिकरेंट हो रही है तो वी वांट टू कीप, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगी तो उससे विदाउट एनी रीजन होगी तो उससे
लॉस भी हो रहा होता है चीज़ों का, स्ट्रक्चरल डैमेज भी हो रहे होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो दीज ड्रग कैन बी यूज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम उसको काफ़ी देर तक भी दे सकते हैं, इवन फॉर द ईयर्स, फॉर द यदि शीट दी साइन कराया आपको लिख सकती, ठीक है। तो हम उसको दे रहे होते हैं, तो ये लिस्ट है। आपसे पूछेंगे कि भाई स्पेरिंग एजेंट कौन से हैं, अगर यूआईटिस पे लॉन्ग आप क्वेश्चन बनता है तो स्टेरॉइड स्पेरिंग एजेंट कौन से हैं, इनकी या इंटरमीडिएट यूआईटिस, या जिस तरह लास्ट 2-3 ईयर्स की क्वेश्चन ये आते हैं कि व्हाट इज पोस्टर यूआईटिस, उसमें कौन से स्टेरॉइड इन्वॉल्व होते हैं। हम उसको बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, ड्रग्स कौन सी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ तो कहते हैं कि भाई अगर स्टेरॉइड पेशेंट जो है उसको प्रॉम्प्ट स्टेरॉइड है तो हम उसको स्कर करने के लिए कौन सी चीज़ें देते हैं, तो बाद अगर ये चीज़ें भी आ जाती है, ठीक है। ये तो एक जनरलाइज बात हो गई कि ये चीज़ हो गई। अगर किसी को इन्फेक्शन को भी तो कंट्रोल करना होगा ना, अगर लोकल इन्फेक्शन है, अगर साइटोमेगालो आएगा वायरस है, या कुछ सिफिलिस है, या ट्यूबरकुलोसिस जो है, तो उनके लिए तो हमें रेफर करना पड़ेगा। अगर लोकलाइज इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसको हमने भी ट्रीट करना होगा, या तो हमने फिर रेफर करना होगा, ठीक है। तो जैसे फंगस है, एंटीफंगल है, एंटीबायोटिक्स है, एंटीवायरल है। और अगर किसी को पोस्टीरियर यूआईटिस हो गया है, मिसाल ऐसे ही मेरठ के लाया, ठीक है, तो आई की जैसे पोस्टीरियर यूआईटिस में वेस्कुलाइटिस में क्या हो रहा था, इन्फ्लेमेशन हो रही थी, बैंड्स बन रहे थे, ठीक है, वेस्कुलाइटिस हो रही थी। वही अगर विट्रस कैविटी पूरी इसके साथ भर जाए, क्लियर ही नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, विट्रेक्टोमी करके पहले तो इंजेक्शन लगाएंगे, उससे भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो लास्ट में हमने क्या करना था, हमने लास्ट में करना था कि फिर विट्रेक्टोमी करके ये सारा जो मटेरियल है उसको निकाल के और ऊपर कोई स्टेरॉइड की इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आई की जो यूआईटिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का। तो उसमें वैसे तो 2-3 टॉपिक शायद बन भी सकते थे, मगर यही चीज़ें